resonated from the world of business. So now that is the breakdown when it comes to fuel price increase. दोस्तों आज से ठीक 49 ईयर्स पहले यानी 1975 में डोमिनोज एक पिज़्ज़ा 70 रुपये में बेचती थी, लेकिन आज के डेट में यानी 2024 में सेम वही पिज़्ज़ा डोमिनोज 370 रुपये में बेच रही है। यानी ऑलमोस्ट पहले के तुलना में 5 गुना ज़्यादा पैसे ले रही है सेम चीज़ के लिए। समय के साथ साथ पिज़्ज़ा की प्राइसेस बढ़ती गई। दिस इज़ कॉल्ड पिज़्ज़ा इन्फ्लेशन। आपकी जो सेविंग की हुई पैसे है उनकी वैल्यू भी गिर रही है, इसलिए लोग अपने पैसों को सेविंग ना करके वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, ताकि उनकी पैसों की जो वैल्यू है वो महंगाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाए। ऐसा ही टाइम एक बार जिम्बाब्वे में देखने को मिला था कि वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी नीचे गिर गई थी कि एक ब्रेड की कीमत 1.5 करोड़ रुपए तक पहुँच गई थी। हम मेनली 3 रीजन्स देखेंगे जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। जब किसी भी देश की सरकार और उस देश की सेंट्रल बैंक मिलकर लिमिट से ज़्यादा पैसों की छपाई करती है तो उस देश की इकोनॉमी में मनी की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। यानी आम भाषा में बोले तो उस देश की आम जनता के पास पैसे ही पैसे आ जाते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि मैं ही देश की सरकार हूँ और मैं ही देश की सेंट्रल बैंक हूँ और मैं ही पैसों की छपाई करके उसे आम जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आम जनता के पास पैसे आएंगे। जब उनके पास पैसे आएंगे तो उनकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदारी करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। यानी कि जो चीज़ें खरीदने योग्य नहीं है वो चीज़ें भी पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी। जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो उस चीज़ में महंगाई भी आ जाती है। मैं इसे बाय एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नवरात्र में केले की दाम बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ती है बिकॉज केले की डिमांड ज़्यादा रहती है उस टाइम। ठीक वैसे ही दिवाली में स्वीट्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ती है बिकॉज उस टाइम दिवाली में स्वीट्स की डिमांड ज़्यादा रहती है। यानी कि ये जो महंगाई आ रही है ये डिमांड की वजह से आ रही है, इसलिए इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो ये डिमांड आ रही है वो हमारी और आपकी परचेजिंग पावर से आ रही है, खरीदारी करने की क्षमता से आ रही है। लेकिन ये जो परचेजिंग पावर है वो मनी की सप्लाई से आ रही है, यानी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ने से आ रही है। ऐसा ही टाइम एक बार वेनेजुएला में देखने को मिला था कि वहाँ की सरकार ने लोन के भुगतान करने के लिए इतने पैसों की छपाई की थी कि वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी और इन्फ्लेशन रेट 2 लाख % तक पहुँच गई थी। 500 ml दूध के पैकेट की कीमत भी 2 लाख रुपए तक पहुँच गई थी। सेकेंड रीजन्स देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाना। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको पुश कर दिया गया। मैं इसे बाय एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेडी है जो स्कूल के बाहर जाकर बैलून्स बेचती है बच्चे लोग को। $1 = 1 बैलून। उस टाइम उनकी हीलियम गैस की जो सिलेंडर है वो $15 में आती थी, लेकिन अचानक से उनकी हीलियम गैस की सिलेंडर की प्राइसेस बढ़कर $15 से $25 हो जाती है। तो वो लेडी भी अपनी बैलून की प्राइसेस बढ़ा देती है। बिकॉज हीलियम गैस की प्राइसेस बढ़ने से बैलून की प्राइसेस बढ़ गई, यानी इनपुट महंगे होने से आउटपुट भी महंगे हो गए। आप इसे दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है, यानी जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तो जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। यानी एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आने वाले सारे प्रोडक्ट्स एक एंड कंज्यूमर तक आते आते वो महंगी हो जाती है। इसलिए जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तो सरकार और उद्योगपतियों की तो बजट बढ़ जाती है, लेकिन एक आम आदमी के घर की बजट भी घट जाती है। थर्ड रीजन्स देखते हैं सेंट्रल बैंक से रेपो रेट। दोस्तों महंगाई को कंट्रोल करने में सेंट्रल बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं यहाँ सेंट्रल बैंक यानी RBI की बात कर रहा हूँ, जो भारत की सेंट्रल बैंक है। RBI के पास एक ऐसी मैजिक टूल है जिस मैजिक टूल का वो इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से महंगाई को कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। ये मैजिक टूल का नाम है रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन। एक बार इस रेपो रेट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे RBI रेपो रेट का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। दोस्तों ये रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है। कमर्शियल बैंक यानी SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारे कमर्शियल बैंक है। यानी ये जब कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो RBI से लोन लेती है। और RBI पागल तो है नहीं कि इनको फ्री में पैसे दे देंगे। RBI को भी मालूम है कि मैं अगर इन कमर्शियल बैंक को लोन देती हूँ तो ये पैसे को मार्केट में लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी पब्लिक को और उस पैसे से ये ब्याज कमाएगी। तो RBI भी बदले में ब्याज लेती है कमर्शियल बैंक से। उसी ब्याज दर को हम रेपो रेट बोलते हैं। करेंट टाइम में RBI का रेपो रेट 6.50% है। अब जरा आप एज्यूम कीजिए कि RBI ने अपने रेपो रेट को 6.50% से घटाकर 2% कर देती है, तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिलेंगे RBI से। जब इनको सस्ते में लोन मिलेंगे तो ये
मार्केट में सस्ते में लोन बेचेंगे पब्लिक को, चूँकि यहाँ पे आम जनता को लोन अब सस्ते में मिल रहे, तो यहाँ पे आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। जब ज़्यादा लोन लेंगे तो उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे, जिससे चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उस चीज़ में महंगाई भी आ जाएगी। तो ये आरबीआई ने जैसे रेपो रेट को रिड्यूस किया वैसे ही महंगाई आ गई। लेकिन इसमें आम जनता के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है वो डिमांड की वजह से बढ़ रही है, और जो डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से रोज़गार भी क्रिएट होती है। बाय एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा टीम चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, तो आपको ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे रोज़गार ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है। तो जो महंगाई बढ़ रही है वो डिमांड की वजह से बढ़ रही है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि रोज़गार भी क्रिएट हो रही है। यानी कि ये जो महंगाई बढ़ रही है ये डिमांड की वजह से बढ़नी चाहिए, तब जाके रोज़गार क्रिएट होती है। बाकी आप तो समझदार है, कुछ महंगाई तो टैक्स को इम्पोज करने से भी बढ़ जाती है। ये जो फ्लिप कर्व्स है इससे आप समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो रही है, यानी कि रोज़गार ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है। अब ज़रा फिर से एज्यूम कीजिए कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ाकर 2% से 30% कर देती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगे में मिलेंगे। जब उनको लोन महंगे में मिलेंगे तो वो अपने प्रॉफिट में रहने के लिए मार्जिन ऐड करने के बाद मार्केट में और ज़्यादा महंगे में लोन बेचेंगे पब्लिक को। तो यहाँ पे लोन चूँकि महंगे में मिल रहे हैं तो पब्लिक लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। अब आपको कोई बैंक बोलेगी कि आप 30% 35% पे कार लोन ले लीजिए, होम लोन ले लीजिए, तो आप नहीं लेंगे, चूँकि लोन महंगे में मिल रहे हैं तो पब्लिक के पास पैसे नहीं आएंगे। जब पैसे नहीं आएंगे तो उनकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाएगी, और चीज़ों की डिमांड कम होगी तो महंगाई भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यानी आरबीआई ने जैसे रेपो रेट को बढ़ाया वैसे ही महंगाई कम हो गई। देन हाउ मच शुड इन्फ्लेशन बी अकॉर्डिंग टू आरबीआई? आरबीआई ने एक नंबर डिसाइड किया है कि इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो 2% से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए, +4 -2। ओवरऑल देखा जाए तो जो महंगाई की मार है वो आम जनता को ही झेलनी पड़ती है। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम चाणक्य था। उन्होंने एक वाक्य बोला था कि महंगाई की लेवल उतनी ही होनी चाहिए ताकि प्रजा के लोग अपनी ज़रूरत की हर सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके, यानी महंगाई अफोर्डेबिलिटी के अंदर आनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि इन्फ्लेशन गुड है या बैड है, तो आपको अब तक अंदाज़ा लग ही गया होगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।